चैप्टर 4 द जीन मशीन। चैप्टर पूरी तौर पे बिहेवियर के बारे में है, जो कि जीन्स की सर्वाइवल मशीन, जैसे कि मेरी या मेरा शरीर, जो आप सुन रहे हैं, आपका शरीर, ये अपने जीन्स को बचाए रखने के लिए दिखाते हैं। वो बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, कुछ बिहेवियर के एग्जाम्पल, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन, यही सब इस चैप्टर के मूल आधार है बेसिकली। और इसी में जैसे रिचर्ड डॉकिंस खूब एग्जाम्पल बहुत अच्छे देते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे जीन मशीन ने जो अपने लिए सर्वाइवल मशीन्स बनाई, जीन कॉम्प्लेक्स ने, उसका जो बिहेवियर है वो कहाँ से आता है। और शुरुआत हमेशा ये बहुत रिचर्ड डॉकिंस शुरू करेंगे बिल्कुल प्राइमोर्डियल, जब जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप में जो रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ से शुरुआत करेंगे, और फिर उसको पढ़ाते नहीं, जंप करते करते सीधे मानवों तक ले आएंगे। मानवों का जो हमारा जो बहुत मुश्किल जटिल हमारे बिहेवियर होते हैं, उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं बीच बीच में। तो शुरुआत तो यहीं से करते हैं। जीवन चक्र की शुरुआत में सरल सर्वाइवल मशीन्स बनी होंगी। अब होंगी, हर चीज़ होंगी वाला है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, उनके फॉसिल भी नहीं मिलते हैं कुछ तो, और अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं ना। हमारे पास, मानवों के पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो फॉसिल एविडेंस ढूंढ सकें। तो हर चीज़ होंगी एक संभावना के रूप में। जीवन चक्र की शुरुआत में बहुत ही सरल सर्वाइवल मशीन्स बनी होंगी, जो कि एक पतली परत जैसी होंगी, जो कि दो अलग अलग बॉडीज़ को अपने आप से अलग कर सके, और उस परत को पार करते हुए पोषण या खाना या जो भी है वो उसके अंदर चला जाए, और वो मिक्स ना हो किसी में। तो शुरुआती सर्वाइवल मशीन ऐसे ही रही होंगी, और दूसरे का भक्षण न बन पाए। ठीक है, शुरुआत के दिनों में ऐसी बॉडीज सरलता और सर्वत्र उपलब्ध ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खाते होंगे। तो इनका खाना भी उसी जिसके अंदर ये पड़े हैं, उसी के आसपास जो भी ऑर्गेनिक, जो भी इनके लिए पोषण का चीज़ है, वो वहीं पे मौजूद है, उसी को सोख लिया, उसी से बढ़ गए। जब ये मॉलिक्यूल की किल्लत होने लगी तो परभक्षण की शुरुआत हुई होगी। अब जब मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए 100 हैं और अब वो सब खत्म होने वाले हैं, जो भी खाना है उनका, तो वो बहुत सारे तो मर गए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इवॉल्व हुए होंगे जो दूसरे को खा सकें, दूसरे को एब्जॉर्ब करके अपना पोषण कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो परभक्षण की शुरुआत हुई होगी। साथ ही साथ सीधे सूर्य से भी ऊर्जा लेने का भी शुरुआत यहीं से हुई होगी, कि यार सीधे सूर्य की ऊर्जा से ही अपना काम चला लो क्योंकि जीन्स को तो एक ही काम करना है, रेप्लिकेशन। तो ये सब वहीं से हुआ होगा, जिससे पेड़ पौधे और चल अचल जीव बने। तो पेड़ पौधे हमारे लिए तो जो हमारे सामने हरियाली दिख रही वही है, लेकिन ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, काई हो गया, और भी चीज़ होगी, और भी जीव भी हैं ऐसे जो सीधे सूरज की रोशनी से काम चला लेते हैं। और फिर दूसरा प्राणी जगत, जो कि उन पेड़ पौधों को खाकर फिर अपने आप का पोषण करता है। जैसे कोई अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन पेड़ पौधे खाता है, उस वेजिटेरियन को कोई दूसरा नॉन वेजिटेरियन जीव खाता है, ऐसे करते करते शुरुआत इस तरीके से हुई होगी। और विकास की अनगिनत शाखाएं बनाता हुआ जीवन आज की विविधता में पहुंच गया। ऐसे ही अब इसी को आप करोड़ों साल दे दो, 14 करोड़, पता नहीं 14 अरब कितने साल, तो इसी को डिवाइड कर करके कि जब एक जगह सेचुरेशन आ गया तो कुछ में से कुछ ऐसे निकले जिनमें, जो कि किसी का दूसरे का भक्षण कर रहे हैं। तो जो भक्षण कर रहे हैं, जिनके ऊपर जो मारे जा रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच गए जो उनके बिहेवियर को देख के तुरंत अपना बिहेवियर, उनके अंदर कुछ इवॉल्व हो गया। तो आज हम जो देख रहे हैं कि चीते को देख के हिरन भागने लगता है, और शेर को देख के भैंसे भागते हैं, और नहीं तो लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब धीरे, इतना समय मिल गया इसको होने के लिए कि आज ये हमारे सामने इतना बड़ा बन के तैयार हो गया। इसी पूरी जीव विविधता का एकमात्र उद्देश्य है कि जीन का रेप्लिकेशन बढ़ हो जाए। सब ये जो भी चल रहा है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जीन जो है वो इधर से उधर पलटते चले जाएं, कॉपी बनाते चले जाएं। इसी बिहेवियर में ये बिहेवियर भी कुछ सेल्फिश ही होता है, काफी हद तक सेल्फिश इन द सेंस कि वो
कि उसको आप ऐसे सोचिए कि वो अपने फायदे के लिए होता है सर। जीन सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। अगर वो परोपकारी जीन भी है, मतलब ऐसा जीन है जो कि कुछ दूसरे की मदद करवाने वाला जीन है, तो वो भी वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। और यही इस किताब का जो थीम है वो है कि जीन एक सेल्फिश चीज है, वो अपने लिए सब कुछ करता है। वो सारे बिहेवियर उसने अपने लिए डेवलप किए हैं। अगर किसी बिहेवियर से किसी दूसरे जीव का भला हो रहा है तो वो भी उसने अपने ही लिए डेवलप किया है। जीन ने अपने सर्वाइवल मशीन्स के लिए बहुत अद्भुत और काम के बिहेवियर इजाद किए, जैसे कि मूवमेंट। सबसे बड़ा चीज मूवमेंट। ये रिचर्ड डॉकिंस ने सबसे पहले बिहेवियर ऑफ मूवमेंट बताया है। कुछ जीव बहुत धीरे चलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और कुछ जीव शेर चीते की तरह होते हैं। हम लोग देखो, मैं कितनी जल्दी हाथ मूवमेंट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मूवमेंट का जो है वो काम जीन्स ने अपने लिए किया। सब जीव किसी न किसी रूप में मूवमेंट की काबिलियत रखते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान पर रहकर मूव करते हैं ऊपर की तरफ। जानवर कहीं भी आ जा सकते हैं और बहुत तीव्रता से, यही उनकी खासियत है, जल्दी में चल सकते हैं। जो सबसे धीरे चलने वाला जानवर है स्लॉथ और इस तरीके, वो भी पेड़ों से बहुत तेज चलता है। और मूवमेंट के लिए जीन ने बनाए मसल्स, बोन्स, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स। और ये तो सिर्फ वर्टिब्रेट्स में, मतलब ये सिर्फ जो रीढ़ की हड्डी जिनमें है, कीड़ों का जो जगत है वो तो अलग ही चल रहा है, वो एक्सोस्केलेटन पे चलता है। उसके एक्सोस्केलेटन में हाइड्रोलिक फ्लूइड से वो तनाव रखते हैं, प्रेशराइज रखते हैं अपने आप को। और तभी आपने देखा होगा कि अगर कोई कीड़ा मरता है तो पलट के अपने साथ ऐसे सब हो जाता है, उल्टे होकर, क्योंकि जब वो जिंदा होता है तो उसके जो उसके पैर फैलते हैं, जैसे एक स्पाइडर के पैर फैले, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर होता है पूरे शरीर में जो उनको ऐसे रखता है। खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। अभी फिलहाल इसी में रखते हैं। मूवमेंट के लिए जीन ने बनाए मसल, ये तो मैंने अभी बताया। इन्वर्टेब्रेट्स भी होते हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कि कीड़े, और इन्हीं से जीवों को मूवमेंट मिलता है। इस तरह का मूवमेंट लाने के लिए न जाने कितनी सर्वाइवल मशीन बने होंगे। मतलब आज हम जो ये देख रहे हैं, मेरी उंगलियों की डेज देखिए कितनी बढ़िया मूव कर रही है, इसके लिए न जाने कितने ऐसे सर्वाइवल मशीन, ऐसे जीन्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे सर्वाइवल मशीन बनाई होंगी जो कुछ चली कुछ नहीं चली। आज जो सबसे सक्सेसफुल है वो आपके सामने बैठा हुआ है, और आप सबसे सक्सेसफुल हो क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो। अब जब हार्ड मास का ढांचा तैयार हो गया तो फिर उसे नियंत्रण और परिवेश से जानकारी जुटाने की आवश्यकता भी होगी। मतलब जैसे आपने एक मशीन खड़ी कर दी तो उसका नियंत्रण मैं अपनी कैसे इसको ऐसे ऐसे ऊपर करूं, कहां ले जाऊं, ये चल तो सकता है लेकिन कैसे इसका नियंत्रण करूं। और जब पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है, ये जानकारी जुटाने की भी होना चाहिए, कि मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरे आसपास मैं हूं कहां पे, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए जीन कॉम्प्लेक्स ने इंद्रियां डेवलप करी। इंद्रियां मतलब सेंसेस, सेंस ऑफ टच, स्मेल, आई साइट एक्सेट्रा। अब किंतु जीन को अब ये इंद्रियां जो है ये शरीर के लिए बनी, जीन्स के लिए नहीं बनी। हमारी जीन इंद्रियों से कोई काम नहीं कर पाता, उसके लिए वो नॉर्मल चीज है, वो तो ठीक है। उसने कहा कि आंखें बनानी, लेकिन जीन खुद आंखों से नहीं देख रहा है, तो जीन को इससे कुछ नहीं। वो ना तो वो सीधे सीधे इसको यूज कर सकता है, सीधी बात है भाई। जीन मुझे क्या मालूम मेरे सेल में कौन से जीन है जो कि आंखों को यूज कर। मेरी आंख तो मेरे दिमाग से कनेक्टेड है, मेरे हाथ पैर मेरे दिमाग से कनेक्टेड है, दिमाग और पेट वगैरह जो सब दिमाग से कनेक्टेड है। वो जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहे हैं, वो पता चल रहा है उनको। तो जीन का तो डायरेक्ट सीधे सीधे कोई लेना नहीं है। तो इस जानकारी को समझ सकते ना ही उपयोग कर सकते, जीन नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं दे सकता इस जानकारी का। इसके लिए जीन ने न्यूरॉन सेल बनाया। अब जीन ने यहाँ पे एक और काम किया, न्यूरॉन सेल बनाए, जो कि जिससे मिलकर बना मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क एक न्यूरॉन सेल बनाया और फिर न्यूरॉन सेल से मस्तिष्क बनाया। कुछ ऐसे जीव बने होंगे शुरुआत जिनमें एक ही न्यूरॉन सेल होगा और फिर 1 या 2 या 4 5 से ही काम चला लेते होंगे। लेकिन हमारे जितना पावरफुल मस्तिष्क जैसे हर इंसान में या दूसरे स्तनधारियों में या दूसरे जीवों में, छिपकली, रेप्टाइल्स वगैरह में होता है, वो बहुत पावरफुल चीज होती है इस तरीके का मस्तिष्क होना। तो ये जीन ने इनको मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूरॉन सेल बनाया और जिससे बना मस्तिष्क। सभी जीवों में यह संरचना नहीं पाई गई, सब में नहीं होता है। कुछ होते हैं जैसे सी एनेमीज होते हैं, उनमें दिमाग नहीं होता, ऐसे भी जीव हैं। नहीं पाई गई जिनके पास दिमाग नहीं होता, जैसे पेड़ पौधों में भी दिमाग नहीं होता, हमारे जैसा नहीं होता। लेकिन उनके पास जानकारी एकत्र करने, हर जीव के पास जानकारी एकत्र करने का बिहेवियर है।
और वो उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर है। मतलब हम सक्सेसफुल हैं, ब्रेन वाले जीव काफी सक्सेसफुल हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे ही एक तरीका है। पेड़ पौधे देखिए, जब उन्हें धूप लगती तो अपने आप को पत्ते गिरा लेते हैं, जब उन्हें खाना चाहिए होता नीचे से खींच लेते हैं। ये ऑटोमेटेड नहीं है, जीन्स करवा रहे हैं, उन्होंने डेवलप किए सिस्टम इसके लिए। जंगल की कैनपी एक दूसरे से टच नहीं करती, छोटा छोटा गैप बना के रखती है। क्यों? क्योंकि जीन ने उन्हें इस बिहेवियर के लिए सेंसरी ऑर्गन्स दिए होंगे। हमारे मस्तिष्क जैसे नहीं होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे, लेकिन दिए जरूर होंगे। मस्तिष्क का एक प्रमुख काम है मसल मूवमेंट, किंतु सिर्फ मसल मूवमेंट काफी नहीं है। मसल कितनी मूव करनी है, कहाँ मूव करनी है। जैसे मुझे अगर अपनी नाक तक पहुंचना है तो इसके लिए सिर्फ मसल हाथ को यहाँ तक लाने की यही एक रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे दिमाग को मेरी नाक या कोई भी 3D कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D इन्वायरमेंट में, जैसे मेरे पास ये रूबिक्स क्यूब रखा है सामने, तो मैं अगर इतनी दूर बैठा हूं तो मेरे दिमाग को डिस्टेंस जज करना आना चाहिए। मेरा हाथ कितना उठा, मैं अपने टेबल से न टकरा जाऊं, थोड़ा ऊपर रख के फिर हाथ आगे बढ़ाऊं, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। इसके लिए दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। यह भी आवश्यक है कि उद्देश्य साफ हो। अब जैसे मैं सारे काम नहीं कर रहा हूं, इस समय मैं उद्देश्य के साथ आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, इस समय मैं दूसरे काम नहीं कर रहा हूं, तो उद्देश्य का साफ होना भी जरूरी है कि क्लियर कट मसल मूवमेंट क्यों करनी है। यह सब आवश्यक है। एग्जाम्पल की मुंह कितना चलाना है चबाने के लिए। अब जैसे खाना खा रहे हैं तो मुंह कितना चलेगा, चना चबाने के लिए ज्यादा चलेगा, गन्ना चूसने के लिए ज्यादा चलेगा, रोटी खाने के लिए उतना हो सकता ना चले। अब वही सेम ताकत लगा देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन भी जीन्स मस्तिष्क कर लेते हैं। हम भाग सकते हैं, किंतु किधर भागें? खतरे से दूर या भोजन के पास? भाई हम अगर सामने शेर देखते हैं तो शेर से विपरीत दिशा में भागते हैं। क्यों भागते हैं? शेर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? शुरुआत में कुछ ऐसे जीव बने होंगे जो खतरे की तरफ भाग जाते होंगे, उनको रेप्लिकेशन का टाइम ही नहीं मिला, और वही जिंदा बचे जो कि खतरे से दूर भागते हैं। तो आज आप देखोगे कि हर किसी में यही बिहेवियर दिखता है कि खतरा देखा नहीं तो रघु चक्कर। जो भी बिहेवियर है हमेशा उसको ऐसे सोचिए कि इसके विपरीत जो बिहेवियर है वो भी पनपा होगा, लेकिन वो चल नहीं पाया। इसलिए आज जो हम देख रहे हैं सिर्फ वही चलता है। ठीक है, शेर अगर हिरण से के पास भागने की वजह उसके उससे दूर भागने का बिहेवियर दिखाने लगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा? ऐसे शेर आए होंगे लेकिन वो आगे प्रजनन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इंद्रियों से मस्तिष्क तक। अच्छा, अब ये काम कैसे होता है? कैसे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये कैसे आप तक मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं? तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि यह सब मस्तिष्क इंद्रियों से मिली जानकारियों को समझने के बाद तय करता है। इंद्रियों से मस्तिष्क तक सेंसरी नर्व और फिर मस्तिष्क से मसल तक मोटर नर्व सेल होती है। मतलब सेंस ऑर्गन्स से आपके दिमाग तक सेंसरी नर्व्स और दिमाग से मसल्स तक मोटर नर्व्स। इस तरीके की वायरिंग है, समझ लो जैसे बिजली की वायरिंग होती है। ये वायरिंग हो रखी है, ये हो रखा है आपके शरीर में। फिर ये संदेश पहुंचाती हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए जीन कॉम्प्लेक्स ने बाहर की जानकारी जैसे स्पर्श, चित्र, ध्वनि और गंध को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदलना भी सीखा। सोचिए, जो बाहर इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मैं देख रहा हूं, वो मेरी आंख में जाके मेरे ब्रेन तक ऐसे नहीं जा रहा, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। यही अगर मैं किसी चीज को छू रहा हूं तो वो सिग्नल मेरे हाथ से टच होकर मेरे दिमाग तक जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो। किंतु सिर्फ मूव कर पाना ही काफी नहीं है, जानकारी को दोबारा इस्तेमाल करने का। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं अभी के जो कह रहा हूं वो ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी किया मैं उसके बाद कोई तारतम्य नहीं है। या फिर चाकू बहुत धारदार होता है, मैं अगर उस पर एक बार अपनी उंगली काट लूं और हर बार मैं जाऊं ये इन्फॉर्मेशन भूल जाऊं कि ये उंगली कट सकती है इस पर, तो मैं हर बार काटूं अपने आप को। या फिर चलने की जो जानकारी चाहिए होती, चलने का जो एल्गोरिथम होता है, अगर मैं हर बार भूल जाऊं, हर बार चलना सीखना पड़े तो सेंसरी ऑर्गन्स और नर्व्स और ये सब इंद्रियों को डेवलप करने के साथ साथ मस्तिष्क ने ये भी किया कि सिर्फ मूव ना हो, बल्कि जीन कॉम्प्लेक्स ने मेमोरी का इजाद किया। हमारी मस्तिष्क को जीन कॉम्प्लेक्स ने मेमोरी दी। इन सब में जो सर्वोपरि बिहेवियर जीन इजाद कर पाए वो है पर्पस। रिचर्ड डॉकिंस तो ये यहां तक कह दे रहे हैं कि न सिर्फ आपको मेमोरी दी, मूवमेंट, बिहेवियर दिया, लेकिन जो बिहेवियर पर्पस का है
कि अब जैसे मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, ये इसका उद्देश्य क्या है, जीन ने मुझे ये उपलब्धि क्यों दी। तो जीन ने मुझे ये उपलब्धि इसलिए दी कि मैं अपनी बात को किसी से कह सकूं। इंसानों के लिए बात का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज से 1 लाख साल पहले चले जाएं तो ये आज से भूल जाओ, कोई दूसरा जानवर देखो जो हमारी तरह बात नहीं करता है, लेकिन जब जंगल में शेर आता है तो लंगूर चिल्लाने लगते हैं। कम्युनिकेशन, पर्पस, चिल्लाने का पर्पस क्या है। ऐसा हुआ होगा कि शुरुआत में सब लंगूरों के झुंड नहीं चिल्लाते होंगे, ठीक है, कुछ चिल्लाते होंगे, वो बच गए, जो नहीं चिल्लाते उनको शेर और दूसरे पर बख्शी मार खा गए। तो अब वो पर्पस दिख गया, बिहेवियर दिख गया उस तरीके का। तो इन सब में जो सर्वोपरि बिहेवियर जीन ने इजाद की है वो है पर्पस, जीवन का उद्देश्य। पूरा प्राणी जगत इसी में रहकर काम करता है। लेकिन आखिर क्यों जीन इतनी जटिलता क्यों बनाता है। इतने विशाल शरीर, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच और 11-11 फीट के, हाथी तो 12-13 फीट के चले जाते हैं, 15 फीट के चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े शरीर, डायनासोर और बड़े थे। क्यों भाई, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों। तो इतने विशाल शरीर बनवाए, इतने जटिल नर्वस सिस्टम बनाए, पर क्यों जीन स्वयं ही मसल कंट्रोल नहीं कर लेते। मस्तिष्क जैसे खर्चीले अंग की क्या आवश्यकता है। क्यों वह वाहन चालक की तरह अंदर बैठकर, मतलब ड्राइवर की तरह अंदर बैठकर गियर बदलता है, स्टीयरिंग घुमाता है। या फिर क्यों वह किसी, मतलब जैसे एक और एग्जांपल है, तो क्यों वह किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह एक कोड लिख के छोड़ देता है और उसके बाद मशीन पे रन टाइम एग्जीक्यूशन होता रहता है, भैया बताएगा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो इसके जवाब में रिचर्ड डॉकिंस एक चीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं टाइम लैग प्रॉब्लम। अब इसको समझाने से पहले रिचर्ड डॉकिंस एक बहुत ही बड़ी, एक बिल्कुल डिटोर से ले लेते हैं और एक ए फॉर एंड्रोमेडा नॉवेल का जिक्र करते हैं। काफी देर तक काफी समरी समझाते हैं, 1-2 पन्ने तक, बड़ी बढ़िया लगी मुझे वो। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उसमें सीधे सीधे कुछ जो बात कही गई वो मैं बोले दे रहा हूँ। सीधा सरल जवाब यह है कि जीन बहुत धीमी गति से काम करते हैं और जीन प्रोटीन सिंथेसिस के नियंत्रण से अपना सारा काम करवाते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत टाइम लगता है बहुत प्रभावशाली। प्रोटीन सिंथेसिस से संसार में जितनी विविधता देख रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए ही जीन ने करी है। कुत्तों में अलग अलग रंग, एक ही जीव में अलग अलग रंग, इंसानों में अलग अलग रंग प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए आते हैं। लेकिन ये धीमा बहुत है। तनिक सोचिए, एक छोटे फर्टिलाइज्ड एग, मतलब एक किसी भी माँ के पेट में जो एग फर्टिलाइज हुआ, उसको शिशु बनने में इंसान में 9 बच्चे, हाथियों में 18, वेल्स में पता नहीं 2 साल 3 साल ऐसे लग जाते हैं। इतनी धीमी गति से जीन्स काम करते हैं। जीन धीमी गति से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वहीं एक मसल, कुछ क्षणों, मसल को कोई भी रिएक्शन देने के लिए कुछ क्षण मिलते हैं। शुरुआत में ऐसे जीन्स और ऐसी बॉडीज नहीं होंगी जो सीधे सीधे जीन कंट्रोल करता होगा, लेकिन वो इतना धीरे काम कर रहा है कि जिनके पास ये मसल की ताकत थी उन्होंने उसको खा लिया होगा। ऐसा हुआ होगा, मतलब यही हुआ होगा या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ होगा। तो अब सिर्फ वही जीन्स अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए जिन्होंने अपने आप को एक हार्ड मास का स्केलेटन दिया और उसके बाद उस स्केलेटन को कंट्रोल करने के लिए दिमाग दिया, तो वही जीन रेप्लिकेट कर पाए। इसलिए जीन जो है वो खुद नहीं काम करता, बहुत धीरे काम करता है। वो बहुत चेंजेस लाएगा, बहुत टाइम है, उसकी उम्र बहुत लंबी है, करोड़ों साल तक है, लेकिन वो चेंज तुरंत नहीं ला सकता। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हाँ, नेचुरल वर्ल्ड एक कसिनो की तरह है और जीन उसके जुआनी है। वे दांव लगाते हैं सर्वाइवल मशीन बनाकर, मतलब मैं अपने जीन्स का जुआ हूं। उन्होंने मेरे शरीर बनाकर एक दांव खेला और दांव के बदले उन्हें मिलता है सर्वाइवल। अब मैं, अगर मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे जीन्स की सर्वाइवल है, उन्होंने वो दांव जीत गए, जिनके नहीं हुए वो दांव हार जाते हैं, वो जीन भाई वो वहीं पर शाखा बंद हो जाएगी। बहुत सीधे टर्म्स में ये हो रहा है। कोई भी प्रजाति इस तरीके का बिहेवियर इसीलिए रखती है क्योंकि अल्टीमेटली जीन को कॉपी करना है। यह हम उसके नेचुरल, अच्छा कौन सा बिहेवियर दिखाएगा, जैसे जिराफ की तरह या चीते की तरह तेज बिहेवियर या इंसानों की तरह तेज दिमाग या कोई, ये कैसे दिखाएगा, ये उसका एनवायरनमेंट दिखाता है। जैसे ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं,
ताकि वो गर्म रेत पे चल सके। यही हाल उनका भी होता है पोलर बेयर्स का, ताकि वो बर्फ पे चल सकें। अपने इन्वायरमेंट से जीन बहुत कुछ मतलब उसके हिसाब से ही तैयार करते हैं ताकि तुम वो उनकी बॉडी वहां अडेप्ट कर सके, जी सके। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि चूंकि जीन बहुत धीमी गति से काम करते हैं तो वो प्रिडिक्शन का सहारा लेते हैं, मतलब वो संभावनाओं में खेलते हैं, प्रिडिक्शन में काम करते हैं, प्रिडिक्शन के सहारे अपनी सर्वाइवल मशीन बनाते हैं। मतलब अच्छा लास्ट वाला ये मर गया था, अब ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, लेकिन अगर मैं लंबे पैर बना दूं तो शायद जिंदा रहूं। तो वो मेरी मशीन क्या करेगी, मैं क्या करूंगा डे टू डे लाइफ में अलग है, लेकिन जो भी जुआ खेलना था जीन ने हमारे लिए प्रोग्रामिंग लिख के कर दिया हो। यही प्रिडिक्शन के जरिए वह अपने शरीरों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान करते हैं, पर शक्तियां होने के बावजूद सर्वाइवल मुश्किल रहता है। तो आखिर सही प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, कैसे जीन सही प्रिडिक्ट करें कि यार ये सर्वाइवल मशीन चलेगी। तो सटीक प्रिडिक्शन के लिए आवश्यकता है कल्पना शक्ति की। मतलब अगर आप दिमाग में पहले से सोच लें कि यार ऐसा करने से ये होगा, यहां जाने से हो सकता वो हो, जो अक्सर खिलाड़ी लोग करते हैं, या हर शेर चीता करता है, हिरण गाय भैंस सब करती है, प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग। तो अगर वो प्रिडिक्शन कल्पना शक्ति से मिल जाए तो यदि हम को सिमुलेशन कर सकें अपने दिमाग में इवेंट्स का, तो हमारा प्रिडिक्शन बहुत सटीक होगा। अगर हम ये सिमुलेट कर लें कि यार ऐसा ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो इसका मतलब प्रिडिक्शन सटीक होगा। और अच्छे सिमुलेशन के लिए स्वयं को सिमुलेशन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ रिचर्ड डॉकिंस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कि जीन्स मशीन बनाई, लेकिन मशीन को कैसे कंट्रोल करें, तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को कैसे क्या यार काम करे, उसको कैसे और प्रबल बनाओ, तो उसके लिए कल्पना शक्ति दी मस्तिष्क को, ताकि हर चीज मेमोरी दी, कल्पना शक्ति दी। अगर आपकी मेमोरी है भी लेकिन आप आगे नहीं देख पा रहे हो क्या है, तो आप अपनी कल्पना शक्ति लगा के कह सकते हो कि यार आगे शियार भी हो सकता है, भेड़िया भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है और शेर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने आप को उस कल्पना शक्ति में देख रहे हो। तो अच्छे सिमुलेशन के लिए हम स्वयं को सिमुलेशन का हिस्सा बनाना होगा हमें। नतीजतन हमारे मस्तिष्क ने न सिर्फ इंद्रियों की भाषा बोल पाते हैं, बल्कि स्वयं को भी कल्पना में देख पाते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए कि हम लोग मैं अपने आप को स्वयं कल्पना में देख सकता हूँ। मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ सोच रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, तो उसमें मैं हूँ। तो ये भी अपने आप को सिमुलेट कर लेना भी जीन ने सिखाया मस्तिष्क को। और स्वयं को सोचते हुए सही गलत का निर्णय लेते हैं। इसी को इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस यही है। ठीक है, तो जीन ने ये सारे काम किए एक के बाद एक, और हमारे लिए जो मशीनें तैयार हुई उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी आ गई। और बड़े छोटे छोटे जानवर सेल्फ अवेयरनेस दिखाते हैं, हाथ पैर कट जाए तो तुरंत भागते हैं, अगली बार याद रखते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, अगली बार वो तुरंत खतरा नहीं, वो पहले से सोच लेते हैं कि क्या वहां पे खतरा तो नहीं होगा। तो सिमुलेशन के अंदर खुद को महसूस कर पाना, खुद को सोच पाना, ये सब जीन्स ने हमारे दिमाग को दिया। ये रिचर्ड डॉकिंस को ऑब्वियसली कहना है। अगर आप किसी साधारण व्यक्ति या किसी धर्म गुरु से कहोगे, वो कह देगा नहीं ये तो भगवान का काम है, या ये आत्मा परमात्मा या किसी सोल का काम है, स्पिरिट का काम है ये करना। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं ये जीन्स कर रहे हैं, और मुझे उनकी बात सही भी लगती है कि हाँ जेनेटिक उससे हो सकता है प्रॉब्लम, ये इसमें सवाल कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। जीन्स ने आपको ऐसी शक्तियां दी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपने आप को रेप्लिकेट करना, ठीक है ना। और इसी चक्कर में सिंपल से सिंपल, अगर सिंपलिसिटी में भी आप रेप्लिकेशन पॉसिबल है तो वो जीव भी पनप रहे हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी में जो रेप्लिकेशन पॉसिबल है वो जीव भी पनप रहे हैं। तो जीन्स ने ही ये शक्तियां सारी दी हैं। देखिए, प्रकृति में बहुत से जीव हैं, लेकिन इस अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस मानवों की सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस मानवों के सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रेन और कॉन्शियसनेस का इजाद करने के बाद जीन के हाथ से काफी हद तक कंट्रोल छूट गया है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जीन ने ब्रेन दे दिया और कॉन्शियसनेस इजाद करी, लेकिन इससे मस्तिष्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, जो कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जैसे जीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम करते थे,
मस्तिष्क सीईओ की तरह और बाकी सब उसके कर्मचारी उसी तरह वहीं पे। अब मस्तिष्क के पास, सीईओ के पास ज़्यादा ताकत आ गई, ज़्यादा पावर आ गई। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ने अपने जीन के विरुद्ध एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है। ये सब होने के, अब ये कैसे कह रहा हूँ, ये ऐसे है कि कुछ लोग जानबूझ के बच्चे नहीं करना चाहते हैं। जीन तो यहाँ पे नाराज, शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम्हारा तो काम ही यही है। लेकिन दिमाग कहता नहीं, हमें नहीं करना। तो एक तरीके की टसल चल रही है मानव एवोल्यूशन में, जिसमें जीन और ब्रेन एक दूसरे से लड़ाई में है। लेकिन अभी भी सर्वोपरि जीन ही है, हमारे सारे बिहेवियर जीन ही रखते हैं। यह सब होने के बावजूद भी जीन ही हमारे बिहेवियर के करता है। अगर शरीर एक कंपनी है तो जीन शेयर होल्डर और पॉलिसी मेकर, मस्तिष्क सीईओ। किंतु समय के साथ सीईओ को पॉलिसी मेकिंग का भी काम आ गया कि हम पॉलिसी बनाएंगे, हम बच्चे नहीं करेंगे, जाओ तुम क्या होना। मस्तिष्क कभी अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकार, दूसरे की मदद करना, तो कभी सेल्फिश बिहेवियर दिखाता है। कभी जीव को अपने बच्चों को बचाने के लिए स्वयं की जान दे देते हैं, कभी दूसरों को बचाने के लिए स्वयं को खतरे में डाल देते हैं। मतलब कहने का ये कि अल्ट्रुइस्टिक और सेल्फिश बिहेवियर ये दोनों जीन्स से ही आते हैं। यहाँ से अचानक से पलटे हैं। अब वो वाली बात खत्म हो गई कि भाई जीन्स, मस्तिष्क जो था वो जीन से अलग होकर अपना बिहेवियर, अपना अलग ही काम कर रहा है। अब ये दूसरी बात आ गई। रिचर्ड डॉकिंस कह रहे हैं कि जीन्स अल्ट्रुइस्टिक और सेल्फिश दोनों तरीके के बिहेवियर दिखाते हैं। अल्ट्रुइस्टिक मतलब खुद को खतरे में डाल के दूसरे की मदद करना, और सेल्फिश मतलब कि दूसरे के ही खा जाओ। ये दोनों ही काम जीन्स करते हैं और दोनों से ही फायदा हो रहा है, दोनों से रेप्लिकेशन हो पा रहा है। स्वयं की जान दे देते हैं, कभी दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए और खतरे में डालते हैं। कभी एक नवजात शिशु को छोड़कर माँ भाग जाती, मैंने देखा है। अगर तेंदुआ पीछा कर रहा है तो हिरण की माँ भाग जाएगी, वो बच्चा दे देगी उसे, क्योंकि वो सोचती है अरे दूसरा बना लेंगे बच्चा तो यार। तो ये सारे बिहेवियर जीन के कारण ही हैं। और इस बिहेवियर के बार बार रेप्लिकेट होने के लिए जिम्मेदार जीन को भी जीन रेप्लिकेट होते रहना पड़े। अब जैसे बेसिक ये कह रहे हैं कि जीन्स, अगर आज हम कोई बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ जाती है, का कोई चिड़िया दूसरे के बच्चे खा जाता है, तो उस जीन को, या फिर कोई, जैसे मैंने पिछले में बताया था वीडियो में कि कुछ स्पाइडर ऐसे होते हैं या प्रेइंग मेंटिस ऐसे होते हैं जिसमें नर को मादा खा जाती है। तो ये चली क्यों रहा है? ये तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक बिहेवियर, जो जीन्स ये बिहेवियर दिखाते हैं कि मादा नर का सर खा जाए, उसे मार दे, वो डिस्पाइट ऑल ऑफ इट इट स्टिल रेप्लिकेट्स। वो रेप्लिकेशन पे जा रहा है, इसीलिए वो जिंदा है वो जीन, वरना वो कब का खत्म हो चुका होता। ठीक है ना? यहाँ पे ये एक बड़ा ही बढ़िया उदाहरण देते हैं मधुमक्खियों का। कुछ मधुमक्खियों में बीमारी होती है जिनमें कुछ लार्वे में वायरस वगैरह लग जाते हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, वो अपना सील खोलती हैं उस वाले क्यूब की, हेक्सागन की, और वहां से लार्वा निकाल के नीचे फेंक देती हैं ताकि वो संक्रमण ना फैले। कुछ मधुमक्खियां ये करती, कुछ नहीं करती। जो ये नहीं करती हैं, और ये प्रेजेंट में है, कुछ के अंदर होता, मतलब ये एक ऑनगोइंग म्यूटेशन है। कुछ मधुमक्खियां गंदे और बीमार लार्वों को नीचे फेंक देती, कुछ नहीं। तो जो नहीं फेंक देती वो कॉलोनी मर जाती हैं, और जो फेंक देती हैं वो जिंदा रहती हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि दोनों कॉलोनीज को मिक्स किया। हुआ क्या, उन्होंने ये देखा कि अब आधा बिहेवियर दिखा रही है, मतलब कि वो जो बीमार लार्वे हैं उनके क्यूबिकल तो खोल देंगी लेकिन उनको फेंकेंगी नहीं। ठीक है? तो ऐसा हुआ दोनों को मिक्स करने से जेनेटिक म्यूटेशन की पूरा नहीं हुआ। तो उससे 2-3 बातें साइंटिस्टों को ये पता चली कि कोई एक बिहेवियर दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, कई सारे जीन कॉम्प्लेक्स मिलकर काम करते हैं एक तरीके के बिहेवियर दिखाने के लिए। बहरहाल जो मेन काम है वो यही है, जो मुद्दा है यहाँ पे वो यही है कि बिहेवियर जीन्स के जरिए आता है। कितने जीन्स मिलके एक बिहेवियर दिखा रहे हैं कोई नहीं जानता। फाइनली एक लास्ट बिहेवियर की बात करी गई है, बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन। और बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन में तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इससे मेरे जेनेटिक मेकअप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कुछ फर्क पड़े, आपको मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन अमूमन ये सिर्फ दिमाग की जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन की पावर है हमारे पास। दूसरे जानवर
जैसे चींटियां हो गई, वो केमिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। ये बिहेवियर भी जीन्स ने ही इवॉल्व किया कि भैया थोड़ा थोड़ा केमिकल ट्रेल छोड़ते चले जाओ और तो तुम्हारी उस ट्रेल से तुम्हारे लोग जानने लगेंगे कि तुम यहाँ गए हो। और अगर उस केमिकल ट्रेल में तुम ये थोड़ा सा चेंज कर दो और ये बताओ कि मुझे खाना मिल गया है, तो वो ये जानने लगेंगे कि यार इस वाली ट्रेल को फॉलो करना है, यहाँ खाना है। कम्युनिकेशन। यही करते करते बीज को डांस करना आ गया कि भाई उस डायरेक्शन में फूल बहुत हैं। यही करते करते लंगूरों का चीखना आ गया, जेनेटिक रेप्लिकेशन होते होते कि भैया शेर आया, भागो भागो भागो। तो हिरन भाग गया, मोर भाग गया। और यही करते करते शेरों को आ गया, बिल्लियों को आ गया चिड़ियों की तरह, दूसरे जानवरों की तरह आवाज मिमिक करना। और इतना स्टेल्थ कि आप पीछे ऐसे ऐसे कदम रख के जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कोई शेर वहां खड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन की वजह से, सब कुछ कम्युनिकेशन की वजह से। तो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर। बहुत बढ़िया चैप्टर था। बिहेवियर के डेवलपमेंट और एवोल्यूशन पे रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छा लिखा। एक एक चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, आधा हो चुका है। जल्दी ही उसका भी वीडियो बनाऊंगा। जो कुछ आपको समझ में आया नहीं आया प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ उम्मीद, अगर आपको लगे कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो भी सजेशन दीजिए कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि वो कर सकूँ। धन्यवाद।